अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लीची के बाग को हानि पहुंचाने वाले कीटों का कैसे करें नियंत्रण। अधिक उपज है तो गेहूं की फसल में दाना भरने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की तकनीक और उसका महत्व। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लीची के बाग लगा रखे हैं, उनके बागों में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः इन फल वृक्षों की फलत में गिरावट न हो, उस हेतु कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर RN लाल से। जैसा कि किसान भाई सब जानते हैं कि लीची एक बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट फल है। इसकी घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशों में भी हमारी लीची की काफ़ी मांग है। लीची के प्रमुख जो कीड़े हैं, इनमें एक है लीची माइट। माइट, जिसे आप लाल मकड़ी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत बारीक और छोटे आकार की होती है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसती है और पत्तियों पर जाला बनाती है, जिससे पौधों की बढ़वार बाधित होती है। तो आप इस कीट का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए सर्वप्रथम जैसे कि आपको जब तुड़ाई होती है, तुड़ाई के उपरांत और जो इसमें डिजीज ग्रस्त हैं टहनियाँ या ट्विक्स जो हैं, हमारी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इनको कैंची से काट कर निकाल कर दूर ले जाकर जला देना चाहिए। जलाने के उपरांत जो पेड़ हैं, इन पे कैल्थेन नामक दवा, इसे डिकोफाल भी कहते हैं, बाजार में उपलब्ध है। इसकी जो 0.2% का घोल बनाकर 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई सल्फर जो है, वेटेबल पाउडर, सल्फर जो पाउडर आ रहा है चूर्ण, इसकी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब तथा रोगार नामक दवा है, इसका 0.2% का दोनों को मिलाकर एक छिड़काव कर दें तो ये कीड़ा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दूसरा इसमें एक आता है लीफ रोलर, पत्तियां हैं, इसमें एक कीड़ा छोटा से भी है और अपने इसमें धागे जैसा रसा निकालता है और पत्तियों को मोड़ के बांध देता है। इसकी रोकथाम के लिए जो किसान भाई है, निवाक्रान 0.2% 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। इसके अलावा इसमें एक कीड़ा प्रमुख रूप से आता है फलों पे, जिसे हम लीची बग के नाम से, ये कत्थई लाल रंग का होता है, उड़ने वाला कीड़ा होता है। ये नई नई कोपलें जो हैं, इसको चूसता, रस चूसता है तथा फलों का जो छोटा फल है, फूल है, इसके रस को चूसता है। छोटी अवस्था में अगर ज़्यादा इसका प्रकोप है तो फल को चूस लिया तो फल ही गिर जाता है। इसके अलावा बड़ी अवस्था में भी ये बैठता है, तो जिस साइड में जिस जगह बैठता है वहाँ पे चूसने के बाद एक कत्थई रंग का धब्बा से पड़ जाता है और वही आगे जब फल बढ़ता है तो वहीं से फट जाता है और ये फल की गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो सितंबर आखिर या अक्टूबर में निवाक्रान, और साथ में इसमें एक रस्ट भी आता है जो फंगस की वजह से होता है, इसलिए निवाक्रान ले लें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से और 0.3% ब्लाटैक्स, तो 3 ग्राम प्रति लीटर, दोनों को मिलाकर एक छिड़काव करने से रस्ट का और इसका रोकथाम हो जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख किसान भाई देख रहे हैं, उनके
तने में छेद करने वाला कीड़ा भी आता है, जिसे हम गिडार कहते हैं। इंदरबेला गिडार के नाम से जानी जाती है। ये तने के और जो मोटी टहनियाँ हैं और जहाँ जुड़ा है टहनियाँ, ज्वाइंट पे छेद करके काफ़ी बुरादा मालानुमा निकाल देती है। जो लटका रहता है, किसान भाई पहचान ले, इसका मैल है जो बुरादे के रूप में लटका रहता है। इस कीट का प्रकोप होने पर पौधे या वृक्षों के तने कमजोर हो जाते हैं, जिससे तेज हवाओं के चलने पर शाखाएं टूटने लगती हैं। साथ ही ये मुख्य पोषक तत्वों के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, जिससे कि पोषक तत्वों की मात्रा ऊपर टहनियों तक नहीं जा पाती और पौधों या वृक्षों पर फलन कम होता है। तो इस कीट का प्रभावी नियंत्रण आप कैसे करें, आइए जानते हैं। इस बुरादे को साफ कर लें और एक साइकिल तीली या तार ले लें, उससे छेद को साफ करके इसमें मिट्टी का तेल ले लें, लूज भिगो के इसमें छेद में बंद कर दें और खेत में गीली मिट्टी गीली कर लें, छेद को बंद कर दें। तो ये कीड़े का प्रकोप, इस तरह कीड़ा अंदर ही अंदर मर जाता है और आपका पेड़ सुरक्षित है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, इस तना छेदक या गिडार जो इंदरबेला, प्रभाव इसका बढ़ने पे ये पेड़ को ही सुखा देती है। इससे पेड़ में फसल नहीं आती है, बहुत कम आती है, धीरे धीरे पेड़ मर जाता है। तो इसकी रोकथाम भी करना अति आवश्यक है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अब बालियों में दाना बन रहा होगा और इस समय फसल में सिंचाई की विशेष जरूरत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस समय फसल में कुछ समस्याएं भी आती हैं, उनसे बचाव करना भी जरूरी होता है। तो गेहूं की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। अभी वर्तमान में जो गेहूं की फसल आपके खेतों में लहला रही है, इस फसल में आप देखेंगे कि कई बार जिन्होंने समय पर बोनी की है, उन फसल में बालियां आ गई हैं और गेहूं की जो फसल है वो दूध वाली अवस्था में है। गेहूं की फसल में सिंचाई मिट्टी के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं की फसल कमजोर हो जाएगी और आपको कम उत्पादन ही प्राप्त होगा। इसलिए फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। जहाँ समय से बोनी की है वहाँ दुग्धावस्था और कई जगह फसल की फ्लावरिंग या फूल आने वाली अवस्था है, इन दोनों ही अवस्था पर सिंचाई की जरूरत होती है। और इसके बाद जब फसल में दाने का पकाव होता है, दाना में जब दूध गाढ़ा बनने लगता है, जिसको हम डफ स्टेज बोलते हैं, उस अवस्था पे भी किसान भाइयों को सिंचाई खेत में लगानी चाहिए, यदि खेत में नमी का अभाव है तो। और ऐसी स्थिति में नमी की कमी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दाने आपके सिकुड़ जाते हैं और पैदावार आपकी कम होती है। तो इससे बचने के लिए आप ध्यान रखें कि जो गेहूं में सिंचाई ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इन पर पानी अवश्य मिल जाए। और अभी वर्तमान में 2-3 अवस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो फूल वाली अवस्था में, जहाँ किसान भाइयों के यहाँ गेहूँ की फसल में फूल आ रहा है, वहाँ वो पानी लगाएं। दूसरी अवस्था जब दाने में दूध बन रहा है, उस अवस्था पर लगाएं, इसे दूधिया अवस्था बोलते हैं। और तीसरी अवस्था जब दाने में दूध गाढ़ा बनता है, जिसे डफ स्टेज बोलते हैं, इन अवस्थाओं पर सिंचाई के पानी का प्रबंध करें तो निश्चित रूप से आपकी फसल की अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। सिंचाई के पानी का सदुपयोग हो, इसके लिए आप फुहारा विधि से पानी लगा करके पानी की बचत कर सकते हैं। 30 से 40% तक पानी इस विधि को मात्र अपनाने से ही बच जाता है। तो सिंचाई जल जहाँ पर सीमित है, वहाँ इस विधि का किसान भाई उपयोग करें। गेहूं की फसल में कंडवा रोग का भी प्रकोप होता है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में काला चूर्ण जैसा दिखाई देने लगता है और उन बालियों में दाने भी नहीं बनते। यह रोग हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने लगता है, इसलिए रोग की प्रारंभिक अवस्था पर ही नियंत्रण करें। फिर इसमें देखें कि इस फसल में जो नुकसान करने वाली बात जो अभी आती है, देखी जा रही है कई फसलों में, कई किसान भाइयों ने लोकवन किस्म का बीज लगाया है और उस किस्म में आपने देखा होगा कि फसल की जो बाली है उसमें बजाय दानों के निर्माण के स्थान पर वहाँ पर काला बारीक महीन पाउडर जो है भर जाता है। इसे हम कंडवा रोग बोलते हैं। और इस बीमारी के आने के बाद ये पाउडर यदि हवा के द्वारा
स्वस्थ पौधों पर पहुंचकर वहाँ भी ये अपना ये रोग फैला देता है। तो इस प्रकार साथ ही सिंचाई के पानी के साथ में भी इस फफूंद के जो स्पोर्स हैं वो एक स्वस्थ पौधे तक पहुंच जाते हैं बीमारी पौधे से, और खेत में बीमारी काफ़ी संख्या में फैल जाती है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि ऐसी बालियों को पन्नी से ढककर बारीक धारदार चाकू हो, यदि चाकू नहीं है तो एक तेज ब्लेड से नीचे से उस बाली को काट लें, जिससे पाउडर जो काले रंग का है वो आपके खेत में कतई भुरके नहीं, उसका भुरकाव ना हो और वो गिरे नहीं। पॉलीथीन रखने के बाद इन बालियों को सावधानीपूर्वक निकाल करके जला दें, नष्ट कर दें। और खेत में दवा यदि आप डाल सकते हैं तो कार्बनडाजिम दवा जो आती है उस दवा का उपयोग करें। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें, और यही सावधानी बरतें जिससे ये बीमारी और भी पौधों पर न पहुंचे और फैले नहीं। गेहूं की फसल में कभी कभी चूहों का भी प्रकोप होता है। यह गेहूं की जड़, तना और बालियों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए इन चूहों का नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। जहाँ तक इस समय कई बार खेतों में चूहों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, तो चूहों के प्रकोप से बचाने के लिए आप खेत में यदि नमी बनाए रखेंगे तो चूहों का प्रकोप कम हो जाता है। फिर भी आप देख लीजिए ऐसे बिल चूहों के पता करना होंगे जिनमें चूहा अभी निवास कर रहा है। इसके लिए आपको उन बिलों के छेद जाकर के बंद करना होंगे जहाँ के चूहों के बिल दिख रहे हैं। तो ऐसे छेद बंद करने के बाद जब दूसरे दिन आप जाते हैं खेत में, जिन बिलों में छेद दोबारा बन गए हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर चूहे का अभी निवास है। और ऐसे ही चिन्हित किए गए बिलों पर आपको अखबार में या पत्ते पर विषाक्त पदार्थ रखना है, जो जिंक फास्फेट दवा जो आती है चूहे मारने के लिए, उसको आप 96 ग्राम आटा, 2 ग्राम दवा और 2 ग्राम खाने का तेल के अनुपात में मिला लें। ये तीनों दवा मिला करके और पत्ते पर या अखबार पर उस जो बिल के पास जो आपने चिन्हित किए हैं जहाँ चूहे का निवास है वहाँ जाकर रख दें, तो ये चूहा उनको खाकर मर जाएगा। तो इस प्रकार से चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। गेहूं की फसल में दीमक नामक कीट का भी प्रकोप होता है, जो कि गेहूं के पौधों की जड़ और तनों को काटकर खोखला कर देती है, जिसके कारण गेहूं के पौधे सूखने लगते हैं और उनके उपज में कमी आ जाने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार दीमक का प्रकोप यदि खेत में आपको दिख रहा है, जहाँ हल्की मिट्टियाँ होती हैं, बलुई दोमट मिट्टियाँ हैं, ऐसे क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप भी फसल पर प्रकोप दिखाता है। और उसकी पहचान ये है कि आप पौधे को जब खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से पौधा ऊपर खिंचाता है और जड़ें कटी हुई दिखाई देती हैं आपको। तो इस दीमक के नियंत्रण के लिए सिंचाई के पानी के साथ में क्लोरोपाइरिफास दवा आती है बाजार में, आप इसको ले लें और 3 से 3.5 लीटर दवा 1 हेक्टेयर के मान से आप सिंचाई के पानी के साथ में, जहाँ से सिंचाई का पानी खेत में जा रहा है उसमें घड़े में दवा मिलाकर रख दें और बूंद बूंद करके ये सिंचाई के पानी के साथ में दवा आप मिलाते हुए खेत में दवा को भेज दें। तो ऐसे खेतों में जहाँ पर दीमक का प्रकोप है वो नष्ट हो जाएगी दीमक, आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसल में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिससे उन्हें फसल में उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की उर्वरता पर भी पड़ रहा है। ऐसे में किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके फसल से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाएं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी चौधरी से। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा बनाई हुई खाद है। केंचुए मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे केंचुए हैं जो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर 6.5 फीट यानी 2 मीटर तक ज़मीन में जा सकते हैं। 90% वो मिट्टी खाते हैं और 10% ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। दूसरे प्रकार के जो केंचुए हैं वो सतह पर चलते हैं, वो 90% ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं और 10% मिट्टी को खाते हैं। अगर संसार भर में देखें तो इन केंचुओं की 3627 जातों का पता है। हिंदुस्तान में 827 जातें मौजूद है। उसमें से 8 ऐसी जातें हैं जो खाद बनाने का काम कर रही है। 8 में से हमारे यहाँ के लिए 2 बेहतरीन हैं। एक है आइसोना फीटिडा और दूसरी है यूडिलस यूजिनी। ये दोनों ही प्रकार के केंचुए
60 से 65 दिन में खाद बनाते हैं, और खाद की जो ताकत होती है वो देसी खाद के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है इन सेंस ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से लगाएं केंचुआ खाद की यूनिट, आइए जानते हैं। अब इसको बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। 2 चीज़ें, पहली तो इसको चाहिए छाया। छाया के लिए आप केलू पोस्ट बना सकते हैं, आप टीन सेट लगा सकते हैं, आप उसको पक्का बना सकते हैं, छप्पर बना सकते हैं। दूसरा, एक क्यारी के लिए 40 लीटर पानी रोज चाहिए। बनाने के लिए आप इसको पक्का बना सकते हैं, ईंट का बना सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं। जैसे संसाधन आपके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आप इसको पक्का भी कर सकते हैं, ईंटों का भी बना सकते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट। लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केंचुए ऊपर नीचे जो होते हैं वो 1.5 फीट तक हो सकते हैं, इनकी मैक्सिमम लिमिट है। इसलिए ऊंचाई 1.5 फीट ही आपको रखनी है, लंबाई चौड़ाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब भरने के लिए आपकी क्यारी तैयार है। आप सबसे पहले 3 इंच के बराबर मोटा कचरा जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, ज्वार बाजरे कड़वी का, वो आप डाल सकते हैं और उसको पानी से गीला कर दें। उसके बाद 3 इंच गोबर, 10-15 दिन पुराना गोबर डाल के, पानी डाल के उसको ठंडा करना। ठंडा करने के बाद उसके अंदर केंचुए छोड़ने हैं। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 500 यानी आधा किलो, ये पूरा 6 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए 3 किलो यानी 3000 केंचुए की जरूरत पड़ेगी खाद बनाने के लिए। आप एक परात में लीजिए, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए पूरी में, जैसे बीज छिड़काव करते हैं। उसके बाद ऊपर का जो 1 फीट का आपका हिस्सा बचा, उसमें 2 हिस्सा कचरा और 1 हिस्सा गोबर को बाहर ठंडा करके कचरे में मिक्स करें और इसमें भर दें। फिर दिन में हमेशा एक बार इसमें पानी आप देते रहें। 3-4 दिन बाद आपकी इस क्यारी में ऐसे लकड़ी डाल के देखें, अगर लकड़ी आराम से जा रही है, इसका मतलब आपके केंचुए बराबर काम कर रहे हैं। लकड़ी जाने में कोई दिक्कत है, इसका मतलब आपके खाद जम गया है, तो आप पंजा लेके आप उसको ढीला कर दें। अगर आप ढीला नहीं करेंगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट खाद कभी भी बनेगा नहीं। आप ढीला कीजिए, पानी दीजिए, 2 महीने बाद देखेंगे ऊपर चाय की पत्ती जैसा हो गया, इसका मतलब आपका खाद बन के तैयार है। उसमें आप इसमें जो ही पानी देना बंद करेंगे, ऊपर की परत सूखेगी, केंचुए नीचे नमी में मूवमेंट कर जाएंगे। तो 3 इंच को आप हटाइए, फिर 3 इंच को हटाइए, फिर 3 इंच, यानी 1.25 फीट तक आप हटा सकते हैं। 3 इंच को आपको नहीं हटाना है, क्योंकि 2.5 महीने के अंदर ये केंचुए 6 से 8 गुना बढ़ते हैं। अगर आपका पानी मीठा है तो, पानी आपका खारा या मोटा है तो 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। आपके पास इतना मेटेरियल तैयार हो गया कि इस एक क्यारी से आप 4 क्यारी बना सकते हैं। और जो कचरा है आपके पास उपलब्ध है, उस कचरे से कंचन बनाकर आपकी खेती की जो लागत बढ़ रही है उसको कम कर सकते हैं, ज़मीन की जो ताकत कम हो रही है उसको आप बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में देशी खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों, सब्जियों एवं फल वृक्षों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है और इसके उपयोग से दीमक इत्यादि कीटों का प्रकोप भी नहीं होता है। किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग चाहे फसलों में करें, सब्जियों में करें, फलों में करें। अगर फसलों में करना है तो 1 बीघे के अंदर 1 क्विंटल, और सब्जी में करना है तो 2 क्विंटल प्रति बीघा प्रति फसल के लिए, और 3 साल के लिए करना है तो गोबर का तीसरा हिस्सा आप डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ खेती की लागत को कम करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद कर बनाकर उसका उपयोग करना किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इससे बढ़िया चीज़ और कोई हो नहीं सकती किसानों के लिए। अगर आप पक्की बनाना चाहेंगे तो इसमें 2500 रुपये की लागत आएगी, और अगर आप ईंट की बनाना चाहेंगे तो उसकी 1500 रुपये की लागत आएगी, और बिल्कुल कच्चा आप बनाना चाहेंगे तो उसमें 500 रुपये की लागत आएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कनौसी, जिला लखनऊ से रामधार सिंह ने। इनकी टमाटर की फसल में रोग एवं कीट का प्रकोप हो रहा है और यह इनकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो रामधार सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम टमाटर की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीटों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रोग लेते हैं किसान भाइयों। टमाटर के अंदर सबसे पहले आदर गलन रोग, जिसको हम डैम्पिंग ऑफ डिजीज कहते हैं, ये रोग तरीके में लगता है। किसान भाइयों, ये टमाटर की नर्सरी का सबसे भयानक रोग है।
यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो संपूर्ण पौध नष्ट हो सकती है। इसीलिए नर्सरी तैयार करते समय शुरू से ही इसके प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे स्वस्थ पौधे तैयार हो सकें। सबसे पहले तो किसान भाइयों बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। इसके लिए कैप्टान, थायराम या बावेस्टीन से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए, या फिर हमें ट्राइकोडर्मा जो बायोजेंट है उसको 6 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर बीज उपचारित करके बोएंगे तो यह समस्या पे नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों जो पौध तैयार करते उसके लिए हमें प्रोट्रेज के अंदर अगर तैयार करें तो ये आर्द्र गलन की जो समस्या है उस पर नियंत्रण किया जा सके। के लिए प्रोटेज के अंदर वर्मिकुलेट, प्रोकोलाइट इसका मिश्रण करके तैयार करते हैं, जिससे आर्द्र गलन पे समस्या का नियंत्रण किया जाता है। और किसान भाइयों अगर ये नहीं हो तो हमें क्या जो मिट्टी है नई मिट्टी में पौध तैयार करना चाहिए। मिट्टी को कैप्टान या थायराम से उपचारित करना चाहिए, ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। और किसान भाइयों जो पौधशाला तैयार करते हैं नर्सरी के अंदर क्या कम से कम 10 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर ज़्यादा पौध की संख्या होगी तो उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ये आर्द्र गलन की समस्या आ जाती है। अतः किसान भाइयों इन बातों का ध्यान रखें तो आर्द्र गलन रोग पे नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों टमाटर की फसल में जो दूसरा रोग आता है वो है अगेती एवं पछेती झुलसा। तो इन रोगों में आइए सबसे पहले बात करते हैं अगेती झुलसा रोग के बारे में। ये जो रोग होता है टमाटर के अंदर, टमाटर के पत्तों पे, फल के ऊपर ये रोग आता है। सबसे पहले भूरे भूरे रंग का होता है और उसके अंदर किसान भाइयों को अगर ध्यान से देखें पत्ती के ऊपर और फलों के ऊपर एक गोल गोल संरचना बन जाती है, कंसंट्रिक संरचना बन जाती है और काला पड़ जाता है और जो टमाटर है वो सड़ने लग जाता है। इस रोग की मुख्य पहचान यही है। तो अतः किसान भाइयों इस रोग के नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं किसान भाइयों, हम लोग मेनकोजेब नामक जो दवा आती है उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव के साथ किसान भाइयों क्या करते हैं किसी स्टिकर का अगर प्रयोग करें तो जिससे क्या कि पत्ती के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दवा रुकेगी और उसका प्रभाव अधिक होगा। और किसान भाई जो छिड़काव करते हैं सुबह 10 बजे से पहले करें या फिर शाम को 4 बजे के बाद में करें। अगर मौसम के अंदर नमी हो या बादल छाए रहे तो हम कभी भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नमी रहेगी तो दवा अधिक मात्रा में पौधे को उपलब्ध होगी और रोग पे नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई दूसरा है पछेती धब्बा रोग। ये रोग पौधे की पत्ती, तना, फल के ऊपर आता है। ये भूरे भूरे रंग का होता है शुरू के अंदर और बाद में किसान भाइयों ये काला पड़ जाता है और सड़ान आने लग जाती है, पूरा का पूरा पौधा सड़ने लग जाता है। अतः इसके लिए क्या करते हैं किसान भाइयों, मेनकोजेब 2 ग्राम या ब्लाइटोक्स 50 के नाम से जो बाजार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से मिलती है उसका या बोडो मिक्सर का अगर छिड़काव करे तो किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। इन रोगों के अलावा किसान भाइयों टमाटर की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी होता रहता है, जिसके कारण फसल में काफी नुकसान होता है। किसान भाइयों एक तो होता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी ये क्या करती है, ये जो मक्खी होती है ये पत्ती के निचली सतह के ऊपर आती है और रस चूसती है और मतलब अगर पौधे के ऊपर 20 से 25% अगर हानि हो तो ये बहुत मात्रा में दिखती है। और इसके लिए हमें क्या करें किसान भाइयों, इमिडाक्लोर या एसीफेट या डायोमिथॉक्स नामक जो दवा आती है उसका छिड़काव करें। 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। एक दूसरा और जिसको बोलते हैं हम माहू या एफिड, एक काला काला सा कीड़ा होता है और ये किसान भाइयों जनवरी फरवरी माह में बहुत मात्रा में दिखाई देता है और ये जो टमाटर के पौधे आता है इस कीट के लिए क्या करते हैं किसान भाइयों, हम लोग नियंत्रण करने के लिए या तो पीले कलर का जो कार्ड आता है वो लगा देते हैं जिससे उसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसके कारण उससे नियंत्रण कर लिया जाता है। और इसके लिए इमिडाक्लोर या डायोमिथोएट जो कीटनाशक दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करे तो किसान भाइयों इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अगर फिर भी अगर इस कीट का प्रभाव हो तो 10 दिन के बाद में इस दवा का दोबारा छिड़काव करें। कीटों में जो कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है फल छेदक। इस कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता है।
और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये लठ क्या करती है, पत्ती के अंदर और फल के अंदर घुस के उसके अंदर छेद कर देती है, जिससे बाजार में टमाटर के जो फल होते हैं उसकी सही पैसे नहीं मिल पाते हैं और फल सड़ जाता है, इसलिए उपज सही नहीं मिल पाते। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों क्या करते हैं, हम लोग टमाटर के लिए सबसे पहले फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं। फेरोमोन ट्रैप में जब उसकी जो वयस्क है वो फेरोमोन ट्रैप के अंदर आ जाए, अगर या फिर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर एक वयस्क दिखने लग जाए तब इसका नियंत्रण करना ज़रूरी हो जाता है। या बीच बीच के अंदर किसान भाइयों हम लोग अगर खूंटियाँ लगा दें जिसके ऊपर जो पक्षी है, मित्र पक्षी वो बैठेंगे और उसके कीड़ों को खाते हैं। इसके अलावा हम लोग किसान भाइयों क्या करते हैं, टमाटर के लगाने से पहले अगर 14 लाइन टमाटर की पौधे की और 1 लाइन अगर मैरीगोल्ड की लगाएं तो इस कीट के ऊपर भी नियंत्रण किया जाता है। या कीटनाशक दवा एसीफेट 1 ml प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोर 1 ml या किसान भाइयों डाइमिथोएट का अगर छिड़काव करे तो इस कीट पे नियंत्रण किया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। सागौन की स्वस्थ पौध तैयार करने का वैज्ञानिक तरीका। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।